दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल की आर्ट क्लास में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मौसम भी बदल रहा है और आपका टॉपिक भी आज बदल रहा है। आज से हम लोग पाश्चात्य कला को पढ़ेंगे, इसमें यूरोपीय कला भी, पाश्चात्य प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ेंगे। दोस्तों अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कैसे मानव इस पृथ्वी पर आया। सबसे पहले जैसे पाणिनि महोदय ने कहा था कि प्राकृतिक कला में दो कलाएं होती हैं, पहले प्रकृति प्रदत्त कला या जिसे देव शिल्प कहते हैं, उसी तरह से दूसरी जो है मानव शिल्प कहते हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों हम लोग पाश्चात्य कला को शुरू करते हुए आज प्रागैतिहासिक काल के आदिकाल या प्रजनन काल से शुरू करेंगे। पाश्चात्य कला दोस्तों इसे क्या कहते हैं, पहले पाश्चात्य प्रागैतिहासिक चित्रकला से हम लोग शुरू करते हैं। यह टॉपिक मैंने आपसे बताया था कि रूपांकन मैंने पढ़ा दिया था, उसके सारे कंटेंट को भी करा दिया था। इसी संदर्भ में हम लोग पाश्चात्य प्रागैतिहासिक चित्रकला की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि नया टॉपिक है और नए संदर्भ से पहले इसकी पृष्ठभूमि, इसका परिचय जान लीजिए दोस्तों, उसके बाद से हम लोग यहां से शुरू करेंगे दोस्तों। क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रकला की जो बातें हैं वह कहीं ना कहीं आपको यूरोपीय अर्थात पूरे विश्व की कलाओं में कैसे मानव की आदिकाल, प्रजनन काल या प्रागैतिहासिक काल के पूर्व की कला जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रजनन काल, या इसे पाश्चात्य काल को यूरोपीय पाश्चात्य कला के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, यूरोपीय पाश्चात्य कला के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। यूरोपीय कला के रूप में भी इसे संबोधित किया जा सकता, यूरोपीय पाश्चात्य कह सकते हैं या पाश्चात्य के रूप में कर सकते हैं। लेकिन यह कहीं ना कहीं पाश्चात्य में सारे पश्चिम के आ जाते हैं, जैसे लेकिन यूरोपीय में सिर्फ यूरोपीय कंट्री के आ जाते हैं। इन दोनों नामों से इसे संबोधित किया जाता है, यह भी मिल जाता है और यह भी मिलता है दोस्तों। लेकिन प्रागैतिहासिक काल अर्थात इतिहास के पूर्व की काल, प्राग धन ऐतिहासिक अर्थात इतिहास के पहले काल को प्रागैतिहासिक काल से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल के तीन रूपों में यहां वर्णन किया जाता है दोस्तों। पहला जिसे कहते हैं आदिकाल या इसी को दोस्तों प्रजनन काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रजनन काल अर्थात युगों के मानव की सभ्यता या विकास के, मानव की इस स्थिति में दो पैरों पर चलना, खाना पीना या विकास के इस काल को प्रजनन काल भी कहा जाता है। यह पीढ़ियों का प्राथमिक दौर था, मानव की उत्पत्ति का प्राथमिक दौर था, क्या, आदिकाल या प्रजनन काल। दूसरा जो दोस्तों आता है पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक पूर्व प्रागैतिहासिक काल। क्या आता है, पूर्व प्रागैतिहासिक काल आता है दोस्तों। यह प्रागैतिहासिक काल आता है। क्या कहता आता है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल आता है दोस्तों। चाहे यह आप पाश्चात्य कला में पढ़िए या फिर जो है आप भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़िए, कुछ समटाइम्स आपके मानव की सभ्यता के विकास का समटाइम्स आपको वही सेम मिलेगा। इसी संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल दूसरा आ जाता है, इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा दोस्तों जो है आद्य प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसे तीसरा पॉइंट कहते हैं। इसी संदर्भ में जो अंतिम पॉइंट आता है उसे प्राचीन ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ऐतिहासिक काल के नाम से भी इसे संबोधन किया जाता है। यह तो कोई निरर्थक है, हमें जहां तक पाश्चात्य की पढ़ना है तो हम प्रागैतिहासिक काल इसे पढ़ते हैं और आदिकाल या प्रजनन काल के रूप में पढ़ते हैं। यह भारतीय संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता
या ऐसी सभ्यताओं के रूप में, लौह काल के सभ्यताओं के रूप में जाना जाता है जिसके साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन वह अपठनीय है। और इस प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों साक्ष्य तो होते ही नहीं, क्योंकि वहां पर साक्षरता का विकास नहीं हुआ था, इसलिए शिक्षा या भाषा का विकास नहीं हुआ था। इस कारण से यहां जो साक्ष्य ही नहीं मिलते उसके, तो इस कारण से इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम लोग एक एक क्रम से चलते हैं और यहां पर पाश्चात्य यूरोपीय कला के रूप में यहां पर हम लोग सभ्यताओं के विकास में मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर क्रीट की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यताओं का अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे, जो कि पाश्चात्य के रूपों में पड़ता है। पाश्चात्य के रूप में दोस्तों पूरे विश्व का अध्ययन करेंगे, कहां पर कहां, जैसे अफ्रीका में कैसे मानव पाए गए, कैसे प्राइमेटस मानव पाए गए, कैसे स्तनधारी मानव पाए गए, इन्हीं के संदर्भ में हम लोग विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आगे हम लोग आइए चलते हैं और पहला अपने टॉपिक जिसे आदि काल या प्रजनन काल के रूप में देखते हैं। दोस्तों आइए आपके पहले टॉपिक जो है आदिकाल या प्रजनन काल को देखते हैं और इसी आदिकाल या प्रजनन काल के कुछ मानव की सभ्यता के विकास के रूप में देखेंगे। सभी इतिहासकार, सभी कलाविद या सभी विद्वान जो भी थे, उन्होंने सबसे पहले क्या माना था, एक प्रकृति प्रदत्त कला माना था, चाहे वह पाणिनि हो, प्रकृति प्रदत्त शिल्प, पहला प्रकृति प्रदत्त शिल्प, पहला जिसे ही देव शिल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देव शिल्प भी कहा जाता है। अर्थात जो आस्तिक है वह तो देव शिल्प भी मान सकते हैं, देवताओं के द्वारा निर्मित, और जो नास्तिक है या फिर विद्वता है, तर्क पर विश्वास करते हैं, वह आपको प्रकृति प्रदत्त शिल्प भी माना जा सकता है। तो इसी रूप में जो जैसा है वह अपने हिसाब से उसे समझ लेगा और इसी रूप में इसे दूसरा जो इसका है रूप, वह मानव शिल्प या मानव शिल्प, जिसे मानव द्वारा बनाया गया शिल्प है। कौन सा? मानव द्वारा बनाया गया शिल्प है। अब मानव शिल्प को मानव शिल्प कहते हैं, मानव द्वारा बनाया गया कृत है, इसलिए दो भागों में प्रकृति प्रदत्त शिल्प और मानव शिल्प। इस काल तक पहुंचने के लिए दोस्तों हमें कई रूपों में मिलना। सबसे पहले यह पाणिनि महोदय का था। किसका? पाणिनि महोदय का था। पाणिनि महोदय ने इस चीज का व्याख्या किया। क्या? प्रकृति प्रदत्त और मानव शिल्प, प्रकृति शिल्प और मानव शिल्प। तो प्रकृति प्रदत्त शिल्प जो है, जिसमें पृथ्वी का निर्माण आता है, वह भूखंड अर्थात पूरे ब्रह्मांड के रूप की संरचना के रूप में आता है। यह ज्योग्राफी का विषय है। लेकिन मानव की संरचना कैसे उत्पत्ति हुई, यह हम आपको बताते हैं कि क्योंकि मानव ही कला की सबसे पहली उत्पत्ति के रूप में जो सोचने और समझने की क्षमता का विकास कर सके, चित्रकला का आदि विकास कर सके, इस प्रकृति प्रदत्त शिल्प को देव शिल्प जिसे कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इसके विकास के क्रम में सबसे पहला जो क्रम आता है वह हम लोग देखते हैं। पहला जो क्रम था वह है आपके इन चार कर्मों में देखते हैं। कौन सा? प्रकृति प्रदत्त की। और इसमें दोस्तों सबसे पहला जो था वह का एजोइक काल। कौन सा काल था? एजोइक काल आता है। दोस्तों यह ऐसा पहला जो है एजोइक काल आता है, और दूसरा जो आता है, जो काल आता है दोस्तों पहला काल, और दूसरा जो है इसके साथ जो है पेलोजोइक आता है। क्या कहते हैं उसे? पेलोजोइक काल कहते हैं। तीसरा दोस्तों यह दूसरा है, तीसरा जिसे कहते हैं वह है मेसोजोइक काल कहते हैं। तीसरा मेसोजोइक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोजोइक काल। चौथा दोस्तों जो इसके विकास का क्रम है, वह चौथा क्रम क्या है? वह है सीनोजोइक काल आता है। दोस्तों
सीनोजोइक काल आता है। इन्हीं चारों वर्गों पर दोस्तों विकास का क्रम, यही चार ऐसे विकास के क्रम हैं जो कि मानव से के विकास के प्रथम चरण कहे जाते हैं। प्रकृति ने सबसे पहले इस काल के अंतर्गत जहां पर शुरुआत था, जिसे प्रजनन काल, मैंने आपसे बताया था कि यह भाग प्रजनन काल की पहली कड़ी थी। कौन सी? एजोइक काल। और इस एजोइक काल के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहला जो था, यहां पर एक कोष्ठकीय जीव का विकास हुआ। कैसा? एक कोष्ठकीय जीव का विकास हुआ। इस जीव का विकास हुआ इस एजोइक काल में। सबसे पहले एक कोष्ठकीय जीव का विकास हुआ। पूरी पृथ्वी जलमग्न थी, उसके बाद धीरे धीरे वातावरण सूखने लगा और कहीं ना कहीं सबसे पहला जो है एक कोष्ठकीय जीव का विकास हुआ दोस्तों। और एक कोष्ठकीय जीव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वह जान लेते हैं। एक कोष्ठकीय जीव के अंतर्गत दोस्तों यहां पर सबसे पहले जिनका विकास हुआ वह कवक, शैवाल, फर्न, फंगस आदि ऐसी जितनी भी एक कोष्ठकीय जीव थे उन्हीं का विकास हुआ दोस्तों। और इन कवक, शैवाल, फंगस आदि ये सभी एक कोष्ठकीय जीव थे। और सबसे पहले मानव के द्वारा इस कला में, जो प्रकृति प्रदत्त कला थी, इस प्रकृति प्रदत्त कला में सबसे पहले जिसका विकास हुआ वह एक कोष्ठकीय जीव का विकास हुआ था दोस्तों। और इसी एक कोष्ठकीय जीव के तहत दोस्तों सबसे पहले जिसका विकास हुआ वह कवक थे, शैवाल थे, फर्न थे और फंगस का विकास हुआ दोस्तों। और यही एक कोष्ठकीय जीव थे दोस्तों। दूसरा जिस वस्तु का सबसे ज्यादा उसके बाद जो काल आता है वह पेलोजोइक काल आता है। कैसा? पेलोजोइक काल आता है दोस्तों। और इस पेलोजोइक के काल में जो सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दूसरा वह पेलोजोइक के काल में आता है। और इस पेलोजोइक काल में जो दूसरा क्रम आता है दोस्तों वह क्या था? सबसे पहले अकशेरुकीय जीवों का विकास होता है। कैसे? अकशेरुकीय जीव। पेलोजोइक युग में अकशेरुकीय जीव, अकशेरुकीय जीव, अकशेरुकीय जीव। अब ये अकशेरुकीय जीव कौन से होते हैं दोस्तों? जिनके पास मेरुदंड ना हो। मेरुदंड विहीन जीवों का विकास हुआ। जीवों का विकास हुआ। मेरुदंड विहीन अर्थात मेरुदंड उसे कहते हैं जिसे दोस्तों रीढ़ विहीन, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ना हो उसे क्या कहते हैं? मेरुदंड विहीन अर्थात अकशेरुकीय जीवों का विकास होता है दोस्तों। और इस अकशेरुकीय जीवों के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते थे दोस्तों? वह कैसे थे? जो रेंगने वाले जीव थे, अर्थात जो रेंग कर चलने वाले, जैसे जिनके अंदर मेरुदंड ना हो या हड्डी ना हो, वह कैसे थे? उनके अंतर्गत जैसे केचुआ भी मेरुदंड नहीं होता। जोंक, कौन सा? जोंक दोस्तों ऐसे प्राणी होते थे जिनके अंदर रेंग कर चलने वाले प्राणी होते थे, जिनके अंदर मेरुदंड नहीं होता था, जैसे केचुआ, जोंक आदि ऐसे प्राणी होते थे। जीवों का विकास हुआ इस पेलोजोइक काल में। दूसरे काल में अकशेरुकीय जीवों का विकास होता है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, खासकर नेट, जेआरएफ आदि में तो खासकर पूछे जा सकते हैं।
मैं आपको प्रकृति प्रदत्त शिल्पों के बारे में बता रहा हूं, जिसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के पहले जो जीवों आदिकाल या जीवों का विकास हुआ, वहां पर कैसे जीवों का विकास हुआ। प्रकृति ने सबसे पहले जो चित्रकारी की, सबसे पहले जिसका विकास हुआ वह प्रकृति प्रदत्त चीजें थी। मानव तो बहुत बाद में आता है, होमो सेपियंस काल में आता है। स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचते हैं दोस्तों, तब कैसे बताते हैं कि कैसे प्राणी अपनी का विकास हुआ और कैसे वह चित्रकला सीखता है। इस क्रम पर स्टेप बाय स्टेप जाए, जिससे देखिए दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको अल्टामीरा भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको पृष्ठभूमि अगर नहीं मालूम होगी तो आपको बैकिंग आपकी कमजोर हो जाएगी। इसलिए प्रकृति प्रदत्त चीजों को जानने के बाद उसके बाद मानव शिल्प पर आते हैं, कैसे मानव ने प्रागैतिहासिक काल पर आते हैं, फिर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के आधुनिक रूपों में आकर हम लोग वहां पर देखेंगे। सबसे पहले इसको जान लीजिए दोस्तों, यहां से मिलान के रूप में दे देता है कि ये जो किस काल के अकशेरुकीय जीवों का विकास हुआ, कला के रूप में अकशेरुकीय जीवों का, प्रकृति प्रदत्त जीवों का विकास होता है, जिसमें अकशेरुकीय जीवों का विकास हुआ। या फिर पूछ लेगा केचुआ जोंक आदि जीवों का विकास किस काल के अंतर्गत आता है, तो एजोइक काल, पेलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक के रूप में दिया जा सकता है। तब दोस्तों वहां पर आपको इन विकल्पों का लगाना पड़ेगा। तो अकशेरुकीय जीवों का विकास के रूप में केचुआ जोंक आदि जो है आते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो आता है, तीसरा जिसका हम लोग वर्णन करेंगे वह मेसोजोइक आ जाते हैं। और ये मेसोजोइक काल आता है। और इस मेसोजोइक काल के अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किसका विकास होता है। यहां पर दोस्तों अकशेरुकीय जीवों के विकास के बाद कशेरुकीय जीव आते हैं। कशेरुकीय जीवों में कशेरुकीय जीव आते हैं। इसके अंतर्गत जो विकास हुआ था मेसोजोइक काल में दोस्तों, इसके अंतर्गत कशेरुकीय जीव आते हैं। इन कशेरुकीय जीवों के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा दोस्तों जिसका विकास होता है वह कौन कौन से होते हैं, यह देख लीजिए। सबसे पहले अर्थात कशेरुकीय जीव का मतलब होता है दोस्तों कि मेरुदंड युक्त, अर्थात मेरुदंड युक्त जीवों का विकास, जिसके अंदर रीढ़ की, अर्थात रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ। और इसके अंतर्गत जिन जीवों का विकास होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत जैसे मछली, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, केकड़ा, कूर्म अर्थात कछुआ, आदि जैसे जीवों का विकास दोस्तों रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और मेरुदंड युक्त जीवों का विकास होता है। और इस रीढ़ की हड्डी का विकास इस कशेरुकीय जीवों में होता है जो कि मेसोजोइक युग के थे। किस युग के? मेसोजोइक युग में दोस्तों होता है। और यह सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? सरीसृप जीवों के अंतर्गत आते हैं। किन जीवों के अंतर्गत आते हैं? सरीसृप जीवों के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप जीवों के अंतर्गत आते हैं। किसके? सरीसृप जीवों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और ये सभी सरीसृप जीवों के अंतर्गत आते हैं। कैसे? सरीसृप जीवों के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप जीवों के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप जीवों के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप जीवों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इस तरह से आपके कशेरुकी जीव जो कि मेसोजोइक युग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, और मछली, मगरमच्छ जीव, सरीसृप जीव, जो मेरुदंड वाले जीव, मेरुदंड युक्त जीवों का विकास होता है दोस्तों।
के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां से मानव की उत्पत्ति के प्रथम चरण शुरू होता है, वह है दोस्तों सीनोजोइक युग कहलाता है। जो चौथा युग था, मैंने आपसे बताया, जो चौथा था सीनोजोइक युग। क्या था? सीनोजोइक युग, सीनोजोइक। और इस चौथे सीनोजोइक युग में दोस्तों एजोइक काल, पेलोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक काल में दोस्तों जो सबसे ज्यादा विकसित चीज होता है वह स्तनधारी जीवों का विकास होता है। स्तनपाई जीवों का विकास होता है, जीवों का विकास होता है दोस्तों, स्तनधारी जीवों का विकास होता है। और किस काल में? सीनोजोइक काल में। और इसी सीनोजोइक काल में जो स्तनधारी जीवों का विकास होता है, उसमें स्तनपाई जीवों के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से प्राणी आते हैं? विशालकाय हाथी, जिसे मैमथ कहते हैं, मैमथ, डायनासोर, चिंपैंजी, वनमानुस आदि जैसे, चिंपैंजी, वनमानुस आदि जैसे जीवों का विकास होता है। इस स्तनपाई सीनोजोइक युग में दोस्तों इस स्तनपाई जीवों का विकास होता है। यही काल था दोस्तों सीनोजोइक काल जो है, जहां पर स्तनधारी जीवों का विकास होता है और इसमें बड़े विशालकाय हाथी, मैमथ, डायनासोर, चिंपैंजी, वनमानुस जैसे बड़े बड़े जीवों का विकास होता है। और यह है दोस्तों यही काल था जहां पर स्तनधारी जीवों का विकास हुआ और इसी चिंपैंजी, वनमानुस के जो है मानव की प्रथम श्रेणियों के रूप में इनका विकास होता है। अगला दोस्तों जो विकास का प्रागैतिहासिक काल के विकास में जो सबसे पहला कदम आता है वह प्राइमेटस मानव का आता है। कौन से मानव का? प्राइमेटस मानव का आता है, जो विकास के क्रम में अगली पीढ़ी में आते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमेटस। दोस्तों यह भी पूछा जाता है। और इसी प्राइमेटस के युग में दोस्तों सबसे पहले स्तनधारी जीवों का विस्तार हुआ था। स्तनधारी या स्तनपाई भी कह सकते हैं, या स्तनपाई जीवों नहीं, स्तनपाई जीवों का कह सकते हैं, जीवों का विकास होता है। स्तनपाई जीवों का पूर्ण विकास हो जाता है, स्तनपाई जीवों का पूर्ण विकास होता है। तो दोस्तों यह प्राइमेटस काल, इस युगों के बाद यह ऐसा काल आता है जहां पर दोस्तों प्राइमेटस काल के समय स्तनधारी या स्तनपाई जीवों का पूर्ण विकास होता है मित्रों। और इसी के बाद जो अगला आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस आता है। इसके बाद जो अगला काल आता है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस काल आता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलोपिथिकस काल आता है दोस्तों। और इस काल में यह अफ्रीका में पाए जाने वाली जनजातियां थी दोस्तों। ऑस्ट्रेलोपिथिकस यह कहां पर? अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजातियां थी।
और इन्हीं जनजातियों ने सबसे पहले पैरों पर मानव के सीधा चलने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। अर्थात मानव के सीधा चलने का, सीधा अर्थात खड़े होकर चलने का, खड़े होकर या पैरों पर चलने का प्रमाण मिलता है। पैरों पर चलने का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में पाए जाने वाले पहले ऐसे जानवर जीव थे जो मानव के रूप में सीधा अर्थात खड़े होकर या पैरों पर चलने का प्रमाण यहां से मिलता है। दोस्तों आपने मोगली देखी होगी। मोगली का जो है द जंगल बुक, एक रचना आती है द जंगल बुक, अर्थात जिसमें मोगली की कथा है, जो कि भेड़ियों और जंगल के बीच में पला बढ़ा था। और उसे कौन से लिखा गया था, किसने लिखा था? लिपयार्ड किपलिंग ने उसे रचना की थी। क्या नाम था? लुडियार्ड किपलिंग, द जंगल बुक। यह रशियन लेखक थे दोस्तों, लुडियार्ड किपलिंग, जो कि द जंगल बुक रचना लिखे थे। क्या नाम था? लुडियार्ड किपलिंग जो है वह रचना थी द जंगल बुक। उसी में एक मोगली का पात्र है, कभी आप खोल कर देखेंगे द जंगल बुक रचना, या मोगली करके नाम से सर्च करेंगे तो वह आ जाएगी, लुडियार्ड किपलिंग की है और रशियन लेखक है, उन्होंने लिखा था। उसी तरह से कि कैसे मानव विकास के क्रम में आता है और कैसे कोई मानव किसी समाज में रहकर, जिस समाज में रहता है, उस समाज की प्रवृत्तियों या वहां की परिस्थितियों का प्रभाव उसके हाव भाव, उसके चलन पर पड़ता है। दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन मैं बताता हूं बीच बीच में उदाहरण के रूप में, वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और वह कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम उपयोगी होते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बताता। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस में सबसे पहला प्रमाण मिलता है, मानव के खड़े होकर सीधा चलने का प्रमाण मिलता है। विकास का यह जो है क्रम ऐसे निरंतर चलता रहता है। यूजीसी में दोस्तों यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, विकास का क्रम कौन कौन सा है। इसके बाद जो क्रम आता है दोस्तों वह है जिनजैंथ्रोपस आता है। क्या आता है? जिनजैंथ्रोपस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो सबसे क्रम आता है वह है जिनजैंथ्रोपस। दोस्तों यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो अगला विकास का चरण आता है वह जिनजैंथ्रोपस आता है और यह भी अफ्रीकी मानव था। कौन सा? अफ्रीका का मानव था दोस्तों, यह भी अफ्रीका का मानव था। और जिनजैंथ्रोपस वह काल था दोस्तों जिस समय मानव ने औजार का निर्माण किया था। औजार का निर्माण करने वाला मानव था। औजारों का निर्माण करने वाला मानव। औजारों का निर्माण करने वाला मानव इस काल में आता है। किस काल में? जिनजैंथ्रोपस, जो कि अफ्रीका में था, और औजारों का निर्माण करने वाला मानव यह इस काल में आता है दोस्तों। किस काल में? जिनजैंथ्रोपस के काल में आता है। यह काल जिनजैंथ्रोपस का काल आता है दोस्तों और यह अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों। अफ्रीकी मानव जिसने सबसे पहले औजार बनाने का काम मानव था और सबसे पहले पैरों पर खड़ा होकर चलने वाला मानव भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। अगला जो विकास का क्रम आता है दोस्तों, उस विकास के क्रम में पिथेकेनथ्रोपस इरेक्टस आता है। पिथेकेनथ्रोपस इरेक्टस का काल आता है दोस्तों। यह विकास का एक क्रम होता है जहां पर यह मानव पिथेकेनथ्रोपस इरेक्टस मानव यह जावा का मानव होता है दोस्तों। कहां का?
मानव होता है। इसे जावा मानव कहा जाता है दोस्तों। और जावा कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जावा और सुमात्रा, उसी का नाम जावा मानव है। और यह पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस जो कि जावा मानव था दोस्तों, यह सीधा होकर चलने वाला, विकसित रूप में सीधा होकर चलने वाला प्रथम मानव के रूप में क्या, अर्थात सीधा अर्थात पैरों पर पूर्ण रूप से खड़ा होकर चलने वाला मानव, पैरों पर पूर्ण रूप से खड़ा होकर चलने वाला मानव था। कौन सा? चलने वाला मानव था। कौन था मानव? यह जावा का मानव था दोस्तों। कहां का मानव था? जावा का मानव था। और पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस नाम इसका था और यह जावा का मानव था दोस्तों। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। यह मानव के विकास का अगला चरण था जो है। अगला चरण जो दोस्तों सिनैंथ्रोपस काल आता है। कौन सा काल आता है? सिनैंथ्रोपस काल आता है दोस्तों। कौन सा? सिनैंथ्रोपस काल आता है। अगला काल जो है सिनैंथ्रोपस काल आता है। सिनैंथ्रोपस काल। और सिनैंथ्रोपस काल जो है दोस्तों, यह मानव के विकास का सबसे अहम काल आता है प्यारे मित्रों। यहीं से आपको आग का पता चलता है। अग्नि का प्रभाव सबसे पहले जलाने की विधा। सिनैंथ्रोपस काल जो है आग के जलाने का आविष्कार करने वाला मानव था। यह मानव सिनैंथ्रोपस काल में का मानव था जो आग या अग्नि को जलाने के रूप में सर्वप्रथम आविष्कार करने वाला मानव था। कौन सा मानव? सिनैंथ्रोपस काल का मानव दोस्तों आग जलाने की विधा को जानने वाला मानव था दोस्तों। लेकिन उपयोग की विधा इसे नहीं मालूम थी। यह जाकर आपको नवपाषाण काल में आग के उपयोग की विधा मालूम होती है दोस्तों। तो इस तरह से यह सिनैंथ्रोपस काल का मानव आग जलाने वाला मानव विधा थे। इसके बाद दोस्तों आता है निएंडरथल मानव। कौन सा मानव आता है? निएंडरथल मानव आता है। निएंडरथल मानव दोस्तों, यह निएंडरथल मानव जर्मनी का था। जर्मनी का मानव था। कहां का? जर्मनी का मानव था। पूछा जाता है दोस्तों कि जर्मनी का मानव कौन था? यह दोस्तों कहीं ना कहीं मध्य पाषाण का मानव कहलाता था और मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करने वाला मानव था। यह मध्यकाल नहीं, मध्य पाषाण काल होना चाहिए दोस्तों। मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करने वाला मानव था। प्रतिनिधित्व करने वाला मानव कौन था दोस्तों? यह निएंडरथल मानव जो था कहां का? तो दोस्तों यह जर्मनी का था। निएंडरथल मानव, यह जर्मनी का निएंडरथल मानव था। यही पूछ लेते हैं कि मध्य पाषाण काल का मानव कौन था? निएंडरथल मानव जो है मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करने वाला मानव निएंडरथल मानव था और यह दोस्तों जर्मनी का था। दोस्तों सबसे पहले यही मानव था जो मानव शवों का यानी कि मृत शरीर शवों का आदर करने वाला था। कौन सा? निएंडरथल मानव यह शवों का आदर करने वाला मानव था। कौन था? निएंडरथल मानव आदर करने वाला मानव था।
था। अर्थात यह जो मरने वाले अपने साथी संगतियों के रूप में, और क्योंकि मध्य पाषाण काल का मानव प्रतिनिधित्व करने वाला था दोस्तों, तो सीधी सी बात है इस समय आते आते मानव अपनी विधा में पशुपालन करने लगा था। अर्थात जैसे कि मैंने आपसे बताया कि पूरा पाषाण काल का मानव जो है वह कहीं ना कहीं खाद्य संग्राहक, आखेटक और खाद्य संग्राहक था। लेकिन मध्यकाल में आते हुए मानव यह खाद्य संग्राहक के नहीं बल्कि आखेटक और पशुपालक के रूप में चर्चित होने लगा। वह पशुओं के साथ एक समूह बनाकर रखने लगा और उनका पालन पोषण करने वाला मानव मध्य पाषाण काल का हो गया, क्योंकि यह बताता है कि मध्य पाषाण काल का मानव का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था? निएंडरथल मानव था। और यह शवों का आदर करने वाला था। सीधी सी मानव की प्रवृत्ति होती है, भावात्मक प्रवृत्ति होती है दोस्तों, और जब आप किसी के साथ लगाव में जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रेम, और यह मानव पशुपालन का मानव होता है। जब मध्य पाषाण काल जब पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तृत अध्ययन हम लोग इसका करेंगे। इसी समय यही जो है दोस्तों, यह शवों का आदर करने वाला, अर्थात जब शवों का आदर करेगा तो कब्र इस शवों को दोस्तों, इस शवों को कब्र में दफनाने वाला मानव था। दफनाने वाला मानव था। कौन सा? यही निएंडरथल मानव जो है दोस्तों, शवों का आदर करने वाला मानव था। अगर शवों का आदर करेगा तो उसे ऐसे ही फेंक नहीं देगा, उस शवों को कब्र में दफनाने वाला मानव भी यही था। कौन था? यह निएंडरथल मानव। क्योंकि दोस्तों अगर यह शवों को दफनाएगा कब्र में तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं धर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला भी मानव यह हो जाएगा। कौन था? निएंडरथल मानव। यह धर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला मानव, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला मानव था। कौन सा मानव? निएंडरथल मानव दोस्तों। इस तरह से यह दोस्तों नेट जीआरएफ में भी पूछा जा सकता है कि धर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला सर्वप्रथम मानव कौन था? तो वह दोस्तों कौन था? निएंडरथल मानव था। कौन था? निएंडरथल मानव। इसी तरह से दोस्तों इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट, वह कौन सा मानव आएगा? होमो सेपियंस मानव। कौन सा मानव? होमो सेपियंस मानव। होमो सेपियंस मानव का यही दोस्तों होमो सेपियंस मानव ही आधुनिक मानव कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक मानव। आधुनिक मानव की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक मानव की संज्ञा दी जाती है किसे? होमो सेपियंस मानव को दी जाती है दोस्तों। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है दोस्तों कि आधुनिक मानव की संज्ञा किस मानव को दी जाती है, तो वह कौन सा मानव होता है? होमो सेपियंस मानव होता है दोस्तों। यह आधुनिक मानव था दोस्तों। कौन सा मानव था? आधुनिक मानव था दोस्तों। यहां पर अनेक जगहों पर अनेक प्रकार के मानव मिलते हैं, सबके अलग अलग नाम है और इन सभी मानवों को पूछा जाता है। जैसे कि क्रो-मैग्नन मानव, पहला जो मानव होता है यह इसका नाम क्या था? क्रो-मैग्नन मानव। दोस्तों होमो सेपियंस मानव ही यह एशिया का भी जो है मानव कहलाता है। एशिया का मानव था। यह कौन सा? होमो सेपियंस मानव। यह एशियन मानव के रूप में भी इसे माना जाता है। एशिया का मानव होमो सेपियंस मानव माना जाता है
दोस्तों इस क्रो-मैग्नन मानव जो है, इसकी संज्ञा, इसे फ्रांस का नाम दिया जाता है। यह फ्रांसीसी मानव था, जो फ्रांस में रहने वाला मानव था। इसे क्रो-मैग्नन मानव के नाम से जाना जाता है। अगला मानव इसी में था, जिसे चार्ल्स लेड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? चार्ल्स लेड मानव। चार्ल्स लेड मानव कहा जाता है। मानव चार्ल्स लेड मानव कहा जाता है। इसी जैसे क्रो-मैग्नन मानव है, उसी के श्रेणी में चार्ल्स लेड मानव भी कहा जाता है। एक भी और मानव का नाम आता है ग्रिनाल्डी मानव। दोस्तों ग्रिनाल्डी मानव, ये सभी मानव के नाम है। ग्रिमाल्डी मानव का नाम आता है दोस्तों। और यह समय आपका जो पुराने वर्षों, प्राचीन आदिकाल से हम लोग कहां पर आ गए हैं? इस 40,050 से 40,000 ईसा पूर्व में हम लोग आ गए हैं। यहां तक यह मानव, यहां तक हम लोग आ गए हैं दोस्तों एक चीज और भी होती है कि प्रागैतिहासिक काल के पूर्व यूरोपीय चित्रकला या पाश्चात्य कला और भारतीय कला में समय का डिफरेंट होता है। जैसे पाश्चात्य कला, यह भी सबसे प्राचीन मानव में जो है 30,000 से लेकर 40,000 का मानव तो आधुनिक होमो सेपियंस मानव माना ही जाता है दोस्तों। लेकिन एक कला सबसे ज्यादा जो होती है वह क्या कहलाती है कि पाश्चात्य कला 50,000 से 50,000 ईसा पूर्व से शुरू होती है। कौन सी? पाश्चात्य कला 50,000 ईसा पूर्व से शुरू हो जाती है। और इस समय जो यह 50,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर यह 5,000 ईसा पूर्व तक आती है। कहां तक? 5,000 ईसा पूर्व तक आती है। तो दोस्तों अब इस समय समझ लीजिए कि अगर पाश्चात्य कला 50,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 5,000 ईसा पूर्व आती है, तो ईसा पूर्व 5,000 अगर करेंगे तो सीधी सी बात है कि पाश्चात्य कला, क्योंकि दोस्तों यही 5,000 ईसा पूर्व से सभ्यता का विकास शुरू हो जाता है। किसका? सभ्यता का विकास यहां से शुरू हो जाता है दोस्तों। कहां से? इस 5,000 ईसा पूर्व से सभ्यता का विकास शुरू हो जाता है। और पाश्चात्य कला, इसका मतलब हुआ कि 5,000 ईसा पूर्व, 5,000 प्लस आज कितना चल रहा है? 2,000 ईसा पूर्व, यानी कि 2022 चल रहा है, तो 2000 नियर अबाउट मानते हैं ईस्वी चल रहा है। तो 5,000 ईसा पूर्व दोस्तों, 5,000 ईसा पूर्व प्लस 2,000 ईस्वी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा? 7 बराबर 7,000 ईसा पूर्व पाश्चात्य सभ्यता थी। पाश्चात्य सभ्यता का विकास यानी कि कितनी पुरानी है? 7,000। कला, पाश्चात्य कला कितनी पुरानी है? 7,000 ईसा पूर्व पुरानी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया है कि पाश्चात्य कला या यूरोपीय कला कितनी पुरानी है? 5,000, 4,000, 7,000 या 30,000 या 50,000? तो दोस्तों कोई भी रख लीजिए विकल्प में, तो यह आपका विकल्प कितनी पुरानी ईसा पूर्व पुरानी है। कितनी पुरानी है? 7,000। क्योंकि अब यहां पाश्चात्य की बात है दोस्तों, तो इसे आधुनिक रूप में भारत को भी लगे हाथों देख लेते हैं कि अगर पाश्चात्य कला 7,000 ईसा वर्ष पुरानी है,
7,000 ईसा 7,000 वर्ष पुरानी है। कितनी? 7,000 वर्ष पुरानी है। अगर 7,000 वर्ष पुरानी है तो भारतीय कला दोस्तों, तो भारतीय कला कितनी पुरानी हो जाएगी यह देख लेते हैं। तो भारतीय चित्रकला या भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है? भारतीय कला या भारतीय कला सभ्यता कह सकते हैं, सभ्यता कितनी पुरानी है? क्योंकि यहां पर अगर हम सबसे पुरानी देखते हैं तो वह सिंधु घाटी की सभ्यता आ जाती है, जो कि 3,000 ईसा पूर्व के आसपास चलती है। 3,000 ईसा पूर्व सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है? 3,000 ईसा पूर्व पुरानी है। और अब वर्तमान में कितना चल रहा है? 2,000 ईसा पूर्व। कितना चल रहा है? 2,000 ईसा पूर्व, 2,000 ईस्वी चल रहा है। अगर इन्हें जोड़ देंगे दोस्तों, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 2 5 अर्थात 5,000 वर्ष पुरानी है। कौन सी? भारतीय सभ्यता। कितनी पुरानी है? 5,000 वर्ष पुरानी है। भारतीय कला सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है दोस्तों? 5,000 वर्ष पुरानी है। और पाश्चात्य सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है दोस्तों? 7,000 वर्ष। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो देखा वह क्या था कि पहले तो भारतीय कला कितने वर्ष पुरानी है? 5,000 वर्ष पुरानी है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन तो पूछा गया है कि भारतीय कला पाश्चात्य कला सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, तो यह कितने वर्ष पुरानी हो गई? 7,000 वर्ष पुरानी हो गई। लेकिन भारतीय कला सभ्यता यह वर्तमान में कितनी पुरानी है? 5,000 वर्ष पुरानी है। यह भी देख लीजिए, 3,000 वर्ष ईसा पूर्व और यह इसी को जोड़ेंगे तो 5,000 आ जाएगी। यह सुमेरियन सभ्यता सबसे प्राचीन, पाश्चात्यों में सुमेरियन सभ्यता का इस्तेमाल किया जाता है। तो वह जो है लगभग कहीं ना कहीं 4500 से 5,000 ईसा पूर्व के आसपास यह शुरू होती है। और वर्तमान में ईसा पूर्व के बाद आज 2,000 है, तो 5 7,000 वर्ष पुरानी है। कौन सी? पाश्चात्य कला। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहां तक देखा है, सफर किया था, यह 50,000 तक हम लोग जो आए थे, यह कहीं ना कहीं दोस्तों यह आपके रूप में है। तो इस तरह से यहां पर भी 50,000 से लेकर यह 5,000 ईसा पूर्व सभ्यता का विकास हुआ। और यह पाश्चात्य कला का समय माना जाता है। कौन सा? यह पाश्चात्य कला का समय माना जाता है। 50,000 से शुरू होते हैं दोस्तों। इसके भी 4 काल हैं और उन चारों कालों को हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं। अर्थात जो हम लोगों ने देखा वह क्या था? 50,000 से यह पाश्चात्य सभ्यता शुरू हो जाती है। इसी संदर्भ में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ट्रांसलेट मानव, ग्रिमाल्डी मानव, क्रोमैग्नन मानव, आधुनिक मानव और होमो सेपियंस मानव आज का मानव है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों जो हम लोग देखते हैं वह धर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला मानव मध्य युग का मानव होता है। कैसा? मध्य पाषाण काल का मानव प्रतिनिधित्व करने वाला होता है निंडरथल मानव। इसके बाद जो दोस्तों आता है वह है सिनेंथ्रोपस कला या आग को जलाने वाला मानव आविष्कार करने वाला सिनेंथ्रोपस काल का मानव था। पिथकेंथ्रोपस का मानव इरेक्टस जो है जावा मानव था और यह सीधा पैरों पर खड़ा चलने वाला मानव था दोस्तों। इस तरह से औजारों का निर्माण करने वाला मानव जिनेंथ्रोपस मानव था। कौन सा मानव था? जिनेंथ्रोपस मानव था। जिनेंथ्रोपस मानव दोस्तों इस तरह से जो यह पिथकेंथ्रोपस इरेक्टस जावा मानव सीधा पैरों पर चलने वाला था। जिनेंथ्रोपस मानव पिथकस जो ये अफ्रीका का मानव था। और उसके बाद प्राइमेटस मानव स्तनधारी था। और यह मानव के विकास से क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सीनोजोइक
जो दोस्तों यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और प्रागैतिहासिक काल के थ्रू में दोस्तों आदिकाल से शुरू किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन ऐतिहासिक काल। तो जो पाश्चात्य कला के अंतर्गत इन सभी क्वेश्चनों को जो है दोस्तों यहां से आपको पूछा जाएगा, इन सभी क्वेश्चनों को यहां से पूछा जाएगा दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। दोस्तों इस तरह से यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और यह कहीं ना कहीं आपके दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यहां तक हम लोगों ने देखा था दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन यहां से आते हैं, यह आपके आदिकाल के विकास का इतिहास का मानव था, जो आज हम लोगों ने देखा। इसी के साथ दोस्तों यह कैसा है यह आपको बताना होगा, और इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कहां तक हमें पहुंचना है, अल्टामीरा की गुफा तक पहुंचना है। अब इसके बाद यहां मानव के विकास से सभ्यता के विकास तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं 50,000 से लेकर हम लोगों ने यह देख लिया कि यह मानव का होमोसोपियंस मानव, जो आधुनिक मानव की संज्ञा थी, क्रो-मैग्नन मानव और ग्रिमाल्डी मानव, और 50,000 से लेकर यह हम लोगों ने देखा कहां से। तो इस तरह से दोस्तों जो हम लोगों ने देखा वह कहीं ना कहीं तो इस तरह से दोस्तों यह हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आपको अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के, जो पाश्चात्य प्रागैतिहासिक काल के कुछ प्रमुख तथ्य, जिसके अंतर्गत आपको कैसे ब्रुइल महोदय ने खोजा था, कैसे ब्रुइल महोदय ने इसका अध्ययन किया, उन सभी को हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। सौरभ।